मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? काफी समय से इंतजार रहा कि एक नई वीडियो बनाई जाए एफपीओ के बारे में। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने एफपीओ सुना ही नहीं होगा कि एफपीओ कौन सी बला है। बहुत से ऐसे भी होंगे जो जान रहे होंगे कि एफपीओ होता तो कुछ है, इसमें कुछ मोटी स्कीम आती है, इसलिए वो यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखने आए होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपको कृषि योजना के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज एफपीओ की। एफपीओ क्या है, कैसे इसकी भारत में शुरुआत हुई, कैसे इसका पंजीकरण कराना है, कैसे इसका ऑपरेशनल सेटअप होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इसमें देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की बात कि एफपीओ काम कैसे करता है और सरकारी ऐसी कौन सी योजनाएं आती हैं जो एफपीओ के अंदर मिलती हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भारत जैसे इस बड़े देश में एफपीओ आजकल जहां भी देखते हैं सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है कृषि जगत में, एफपीओ। मोदी गवर्नमेंट से लेकर योगी गवर्नमेंट सभी एफपीओ के बारे में बात। वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओस उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओस के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाला। साथियों, एफपीओ की शुरुआत भारत में सन 2000 के दशक से हुई। ये वो दशक था जब ट्रांजिशन का फेज चल रहा था, यानी बदलाव का दौर था। हम लोग 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे थे। तभी वाईके अलग साहब का रिकमेंडेशन आता है और उन्होंने ये बताया कि या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत लाया जाए। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत दो प्रमुख स्तंभों पर निर्भर था। सबसे पहला कि उन्होंने ये कहा कि अकोमोडेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव्स विद ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज, यानी हमें सहकारिता यानी साथ मिलकर संगठन में मिलकर काम करने की जो स्पिरिट है और प्राइवेट कंपनीज जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज का जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है उसको मिलाकर एक नई अवधारणा बनाई जाए जिसका नाम प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रखा गया। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एक ऐसा संगठन जो क्रेडिट देता हो, यानी पैसे देता हो अपने मेंबर्स को, उनको इनपुट्स मुहैया कराता हो, साथ साथ उनको तमाम तरीके की तकनीकी सलाह देता हो और वो एक नीतिगत ढांचे में कसा हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और हाँ सबसे बड़ी चीज, वो कुछ ना कुछ उत्पादित करता हो और उसका एडवर्टाइजमेंट करता हो। तो इन सभी चीजों को एक नीतिगत ढांचे में कस कर, यानी उसको एक विधिक जामा पहना दिया गया। इसे कहा गया प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में एक शब्द फार्मर और जोड़ दीजिए। फार्मर यानी ऐसे मेंबर जो सिर्फ फार्मर हो, यानी वो खेती या खेती से जुड़े हुए क्षेत्रों का ही उत्पादित करें और उसको ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उसका उत्पादन करें, उसका विपणन करें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसमें वैल्यू एडिशन ब्रांडिंग करें। इन सभी चीजों को करके हम पाते हैं कि हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया। तो अब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का अगर रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत हो गया तो वो बन गई एफपीओ। अगर वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गई तो बन गई एफपीसी, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ की शुरुआत एवं सरकारी सहायता आता है सन 2020। सन 2020 एफपीओ मूवमेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा, क्योंकि इस साल केंद्रीय बजट में एफपीओ के निर्माण, 10,000 एफपीओ के निर्माण और उसके प्रोत्साहन के लिए 6,865 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। किसानों को ताकत देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओस का एक बड़ा नेटवर्क देश भर में तैयार किया जा रहा है। देश में 10,000 ऐसे कृषि उत्पादक संघ बनाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे किसानों की ओर से संगठन भी मार्केट से के साथ मोल भाव कर सके। इसके अंतर्गत नए एफपीओ के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, जिसमें से जो भी नए एफपीओ का निर्माण इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी वे एजेंसियां, कुछ ऐसी संस्थाओं को चुना गया जो शुरू में एफपीओ के निर्माण के लिए
और उसके प्रोत्साहन और उसकी ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी, आइडेंटिफाई की गई थी, जिसमें से प्रमुख थे SFAC स्मॉल फार्मा बिजनेस कंसोर्टियम, NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नाबार्ड, उसके साथ साथ एपीडा। ये सभी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी, इसके माध्यम से कोई नया FPO बनाया जाता था, कोई नया FPO गठित होता था, तो उस FPO यानी उस एक FPO को 18 लाख रुपए की आर्थिक मदद 3 साल के लिए दी जाती थी। इसके साथ साथ उन सभी FPO में जुड़े हुए अंशधारकों को यानी शेयर होल्डरों को 2000 रुपए का इक्विटी ग्रांट भी दिया जाता था, जो एक FPO के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ उस बजट में 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने का भी प्रावधान रखा गया, जो गारंटी फ्री, कोलेटरल फ्री होता था। पैसा ही पैसा होगा। ये लोन आसानी से सुगमता पूर्वक उन FPO को मिल सके, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से रखा गया कि वो डेडिकेटेड बजट रखा। जो FPO जो 10,000 FPO बनने वाले थे, उसके लिए लोन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए नाबार्ड को 1000 करोड़ रुपए और NCDC को 500 करोड़ रुपए दिए गए थे कि वे FPO के निर्माण में सहयोग करें और उनको प्रोत्साहित करें कि वो ऋण लेकर अपने व्यवसाय को, अपने FPO को आगे बढ़ा सकें। FPO के निर्माण में CBBO का रोल। अब बात आती है, एक शब्द आता है CBBO यानी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वे संस्थाएं होती थी जो किसी एक ब्लॉक में किसी निश्चित कमोडिटी को उत्पादित करने वाले कृषकों को आइडेंटिफाई करके, उनको इकट्ठा करके, यानी उनके क्लस्टर को बनाकर, क्लस्टर आइडेंटिफाई करके उसको एक जगह पर लाती थी, उनके FPO का निर्माण करवाती थी और इस मद में उन CBBO को 5 सालों के लिए 25 लाख रुपए तक का प्रावधान रखा गया। इनका प्रमुख कार्य होता था कि क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना, उसका FPO बनाना, FPO बनाने के बाद उनको प्रोत्साहित करना, उनको हैंड ऑन सपोर्ट देना, टेक्निकल सपोर्ट देना, प्रशिक्षण देना, ये सब काम CBBO का हुआ करता था। FPO बनाने के लाभ। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं FPO बनाने से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ होता है फाइनेंशियल सपोर्ट का। आपके पास यदि कुछ पूंजी से आप शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यवसाय को विस्तारित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो नाबार्ड, SFAC, NCDC जैसी संस्थाएं आपको लोन प्रदान करती हैं जो 2 करोड़ रुपए तक का होता है। उसके बाद कुछ विभागीय योजनाओं में FPO को बहुत प्राथमिकता से सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि हमारे कृषि विभाग में बात करें तो फार्म मशीनरी बैंक को कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए अलग से प्रावधान रखा जाता है। अब दूसरी बात करें, जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि कम लागत में कृषि निवेशों का अर्जन, यानी कि आप जब आपके पास FPO होगा, बल्क होगा, डिमांड की एक बड़ी मात्रा होगी, तो आप बाजार में जाएंगे तो आपको बार्गेन करने की क्षमता प्रदान होगी, जिसके कारण आप कोई भी कृषि निवेश लाएंगे उसमें आपको डिस्काउंट, छूट और कम लागत में अच्छे कृषि निवेश आप पा सकते हैं। उसके बाद आता है कि मार्केट में बिचौलियों का काम तमाम, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाएंगे अपने FPO के माध्यम से, तो मार्केट में जो बिचौलिए जो एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन का बड़ा हिस्सा जो है खा जाते थे, तो आप डायरेक्ट सेलर को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मंडी पे लगने वाले जो शुल्क होते हैं वो भी, उसमें भी कुछ छूट मिलती है, जिससे कि जो एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों और मंडी शुल्क में जाता था वो बचत होगी, वो अपने FPO के उत्थान और प्रॉफिट में उसको आप बचा सकेंगे। इसके साथ साथ टेक यानी टेक्नोलॉजी, जब आप एक FPO का संचालन करते हैं, आपके साथ ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़े होते हैं, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो टेक्नोलॉजी को आपके पास आना ही होता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी विभाग में आती है या किसी KVK में आई, तो सबसे पहले FPO को ही प्रमोट किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का जो डिसेमिनेशन है, जो आगे की तरफ भेजा जाना है, वो FPO के माध्यम से ही भेजा जाए। इसीलिए टेक्नोलॉजी से सबसे पहला जो रूबरू होंगे वो आप होंगे। उदाहरण के लिए हम अपने कृषि विभाग में बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमारे कृषि विभाग में आई। उसके लिए FPO और एग्री जंक्शंस को सबसे पहले ड्रोन दिया जा रहा है, जिससे कि वो उसका संचालन करें, उसके बारे में और लोगों को बताएं। इसके बाद आती नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में क्या है कि जब आप अपने मार्केट का विस्तार कर रहे हैं, जब आपने अपनी एक मार्केट बना लिए, तो लिंकेज ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी इंस्टीट्यूशन से आपका लिंकेज भी बनता चला जाता है। आप अगर एक अच्छे FPO का संचालन करते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको बुलाते हैं, प्रशिक्षण के लिए बुलाएंगे, सक्सेस स्टोरीज के लिए बुलाएंगे। तो इंस्टीट्यूशन के साथ लिंकेज है, जैसे KVK के साथ हो गया, कृषि विभाग के साथ हो गया, उद्यान विभाग के साथ हो गया, ये आपका बहुत बढ़ता चला जाएगा। जो आम किसान
के लिए कठिन चीज होती थी वो एफपीओ में आकर वो चीज सरल हो जाती है। इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करें, आप एक एफपीओ या एफपीसी का निर्माण करने के बाद यदि आप अपने प्रोडक्शन में क्वालिटी और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उत्पादित करते हैं उत्पाद को, तो उसे एपीडा के थ्रू आप एक्सपोर्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एफपीओ पंजीकरण के पूर्व तैयारी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि एक एफपीओ के निर्माण के पूर्व आपको कौन कौन सी योजनाओं में काम करना होगा, कौन कौन सी योजनाएं बनानी होंगी। तो सबसे पहले एफपीओ या एफपीसी एक कंपनी के निर्माण करने जैसा है। तो कोई कंपनी होती है उसका एक सेक्टर होता है, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी उसका अपना एक सेक्टर है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कृषि उत्पादों से जुड़ी हुई उसका अपना एक सेक्टर है। तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता तय करनी होगी, आपको अपना सेक्टर का चुनाव करना होगा। कृषि एक बहुत ही विस्तृत सेक्टर है, उसमें फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन से जुड़े एफपीओ को इस बार इस बजट में या इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत मदद मिलने वाली है। उसके साथ साथ मोटा अनाज, जैविक कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इसके साथ साथ बीज संवर्धन से जुड़े, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े एफपीओ भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकता को आप तय करें। दूसरा काम आता है कि अपनी टीम तैयार करें। यदि आप एक अच्छी एफपीओ का निर्माण करना चाहते हैं तो एक आपके पास अच्छी टीम हो जो आपके साथ हमेशा खड़ी हो, सपोर्ट करने के तैयार हो। अच्छी विश्वसनीय टीम को तैयार करें, सभी को उनकी क्षमता के हिसाब से कार्यों का आवंटन करें, उनको रोल दें कि कोई व्यक्ति फाइनेंस में अच्छा है तो उसको अकाउंटेंसी का काम दे सकते हैं। कोई यदि मार्केटिंग में अच्छा है, जिसकी जो बात करने और डील करने में अच्छा है तो उसको आप मार्केटिंग का काम दे सकते हैं। जिसको उत्पादन या आपके एफपीओ से जुड़े हुए उत्पादन को उत्पादित करने का अच्छा अनुभव है तो उसको आप प्रोडक्शन का काम दे सकते हैं। तो इसी तरह आपको अपनी टीम में रोल का चयन करते हुए उन सभी को उनके काम को आवंटित करना होता है। टीम में कम से कम एक एफपीओ या एफपीसी का निर्माण करने के लिए कम से कम 10 कृषकों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं दस्तावेज की। कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो एफपीओ के पंजीकरण में आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी टीम में 10 ऐसे कृषकों का चुनाव करें जिनके पास उनका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासबुक जो अभी तक की एंट्री के सहित हो। उसके साथ साथ सभी की 2-2 फोटो। सभी एफपीओ में सभी को किसान होना आवश्यक है, इसीलिए किसान के लिए उसके जो जमीन के दस्तावेज हैं, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसे खतौनी कहा जाता है, वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस जमीन में उत्पाद को उत्पादित करने के लिए प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जो हमारे कृषि विभाग द्वारा भी बनाया जाता है और आपके तहसील के तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा भी बनाया जाता है। तो उस प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट को भी बनवाना आवश्यक होता है, तो आपको प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके साथ साथ इन सभी मेंबर्स की जो 10 मेंबर हैं उनकी केवाईसी के लिए ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो उनका होना आवश्यक है। अब ये रही बात मुख्य दस्तावेजों की। इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जैसे कि कंपनी के 2 प्रस्तावित नाम। यदि आप कोई कंपनी डाल रहे हैं, एफपीसी एफपीओ बना रहे हैं, तो उसका एक अच्छा सा नाम चुन लें। कम से कम 5 ऐसे नामों का चयन जरूर कर लें और जो नाम हो वो आपके जो सेक्टर है, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे जुड़े हों, तो ऐसे नामों का चयन आप कर लें। उसके साथ साथ आप अपने एफपीओ का जहां ऑफिस बनाएंगे उसके लिए अभी तक लेटेस्ट बिजली के बिल की प्रति चाहिए और आपको ये भी घोषणा करनी होगी कि आपके निदेशक मंडल में और आपके सदस्यों की संख्या कितनी है। साथियों, जब हम 10 कृषकों के साथ एक एफपीसी एफपीओ निर्माण करते हैं तो कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 सदस्य होते हैं। यानी कोई भी ऐसी एफपीओ है वो बन रही है 10 कृषकों के साथ, तो उसमें 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे और शेष 5 जो है आपके अंशधारक यानी शेयर होल्डर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अधिकतम संख्या 15 रखी गई है और अंशधारक यानी शेयर होल्डर की जो संख्या है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी एफपीसी का निर्माण अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम अपने एफपीसी में 800 से लेकर 1000 किसानों को जरूर जोड़ने का प्रयास करें, जो आपकी एफपीसी को उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ सबसे आखिरी काम होता है कि इन सभी दस्तावेजों को आप एक ऐसे सीएस या सीए को दें जो क्वालिफाइड हो, जो एफपीसी एफपीओ के रजिस्ट्रेशन करवाता रहा हो। ऐसे सीएस का चुनाव करें। उस कंपनी सेक्रेटरी चूंकि लीगल और कंपनी के कार्यों में दक्ष होते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का चुनाव करना ज्यादा उचित होता है। किसान भाइयों, अब
आपने दस्तावेज का प्रबंध कर लिया, अपनी टीम बना ली, अपनी प्राथमिकता तय कर ली। इसके बाद एक एफपीओ का पंजीकरण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम संक्षेप में बात करते हैं। देखिए, जो एफपीसी एफपीओ का पंजीकरण होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में किया जाता है। इसमें सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी का निर्माण होता है। तो जो आपके 10 कृषक मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनका डीएससी बनता है, जिसमें आप सभी को एक कोड दिया जाता है, कोड होता है। उसके कोड के साथ उनका नाम बोलना होता है, यहाँ कि मैं फला व्यक्ति हूँ, फला यहाँ जगह का निवासी हूँ। और ये 30 सेकंड का वीडियो बनता है जिसमें आधार और पैन के साथ उस वीडियो को बनवाना होता है। तो इसके बाद आपका डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है डिन नंबर यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी एफपीसी होता है उसका एक डायरेक्टर होता है जो उस कंपनी या एफपीसी का मेन कर्ता धर्ता होता है। इस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का निर्माण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में होता है। इस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक बार यदि कोई डायरेक्टर ले लेता है तो एक साथ में वो 17 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ हर साल इसकी एक बार केवाईसी भरनी होती है, जो एक वर्ष में अक्टूबर के पहले आप हर साल केवाईसी को रिन्यू करवाते रहें। इसके साथ साथ एफपीओ के जो एफपीसी के नाम की स्वीकृति के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए का भी निर्माण होता है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी की नियमावली और उद्देश्यों को बताता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उसके साथ साथ जब कोई कंपनी रजिस्टर होने जाती है तो 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है अथराइज कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल। अथराइज कैपिटल जो एफपीओ के लिए रखा गया है वो 1 से 10 लाख तक के बीच का होना चाहिए, और पेड अप कैपिटल जो है वो कितना भी हो सकता है। अथॉराइज्ड कैपिटल पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसे कोई कंपनी कानूनी रूप से जारी करती है, जो धन जुटाने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके विपरीत पेड अप कैपिटल वह वास्तविक राशि है जो कोई कंपनी शेयर जारी करके अपने शेयरधारकों द्वारा जुटाती है। यह वास्तविक निवेश को दर्शाता है। अथॉराइज्ड कैपिटल के हिसाब से पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है, उस शुल्क को जमा करना होता है। तो सलाह ये है कि एक अच्छी एफपीसी के रजिस्ट्रेशन के समय अथॉराइज्ड कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए तक का अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीएस की कुछ प्रोफेशनल फीस होती है, वो प्रोफेशनल फीस आपको देनी होगी। तो इस प्रकार पूरी एफपीसी या एफपीओ की पंजीकरण प्रक्रिया में औसतन कम से कम न्यूनतम 40,000 रुपए तक का खर्चा आता है। अब साथियों हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो एक एफपीसी या एफपीओ के पंजीकरण के बाद किए जाते हैं। देखिए, आप एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। कंपनी का निर्माण करना एक बहुत ही जटिल काम है जिसमें हर एक चीज को आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना होता है। सबसे पहले एफपीसी के निर्माण के 30 दिन के भीतर आपको ऑडिटर की नियुक्ति करनी होती है। ऑडिटर जो होते हैं वो आपकी कंपनी की समय समय पर जांच करते रहेंगे, आपके जो फाइनेंस है उसकी वो जांच निगरानी करते रहेंगे, जिससे कि पारदर्शिता की सूचना ADT 01 फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी होती है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि 180 कंपनी के निर्माण के 180 दिन के भीतर अपने बिजनेस की स्टार्ट करने की सूचना, यानी आपने अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उसकी सूचना भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी होती है, जो INC 20A करके फॉर्म आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आपको उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी होती है। इसके साथ साथ CEO का भी चुनाव करना होता है, उसकी भी नियुक्ति करनी होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जो आपकी एफपीसी के पूरे कर्ता धर्ता रहेंगे, उस पूरी एफपीसी को मैनेज करते हैं। वो CEO का चुनाव भी आपको करना होता है, उसका अपॉइंटमेंट भी करना होता है। इसको QIR 12 फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचना प्रदान करनी होती है। इसके साथ साथ प्रथम वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की भी सूचना देनी होती है, ITR की भी सूचना देनी होती है, ITR फाइल करना होता है, डायरेक्टर का KYC इत्यादि में हर वर्ष आप ये मान लें कि कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा हर वर्ष इस मद पे आएगा। देखिए, ये एफपीसी है। एफपीसी एक तरीके की कंपनी होती है, इसको कंपनी की जैसे ही मान्यता मिलती है, और एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और इसकी ट्रेनिंग हमारे जिले में राज्य स्तर पे समय समय पर करवाई जाती है। ये जरूरी भी है कि आप एक चीज को बिल्कुल समझ लें, गांठ बांध लें। जो व्यक्ति या जो लोग या जो एफपीओ इसलिए निर्माण करना चाहते हैं कि हम एफपीओ बना लेंगे,
अपने परिवार के लोगों को, चूंकि ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप परिवार के लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं इसमें, और उसके बाद हम अमुक योजना का लाभ ले लेंगे, अमुक योजना का लाभ ले लेंगे, तो मेरा मानना है कि ये गलत धारणा है। आप एफपीओ बनाएं तो इसलिए बनाएं कि हमें काम करना है, हमें कृषि जगत में अच्छा कार्य करना है, प्रॉफिटेबल काम करना है, तो आप एफपीओ को बनाएं। क्योंकि यकीन मानिए एक एफपीओ को बनाना तो बहुत आसान होता है, उसको चलाना बहुत कठिन होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इतनी सख्त है, उसके नियमावली बहुत सख्त होती है। 33 ऐसे कॉम्प्लेंसेस होते हैं जो हर साल आपको देखने पड़ते हैं। इसमें से 17 और 18 तो बिल्कुल कंपलसरी होता है, और इसमें 50 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया जाता है अगर आप किसी भी कॉम्प्लेंसेस की अवहेलना करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें दक्ष और कुशल लोगों को भी जोड़ा जाए। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि एक एफपीओ की प्रशासनिक कार्यशैली क्या होती है, प्रशासनिक संरचना कैसी होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा होता है। क्योंकि ये एक कंपनी है और हर एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, वेल इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है। तो इसी तरह आपको भी अपनी एफपीसी में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप रखना होगा। जैसा कि सबसे मुख्य होते हैं चेयरमैन या डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसके साथ साथ बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कम से कम 5 हो सकते हैं, अधिकतम 15 हो सकते हैं, और इसके साथ साथ शेयर होल्डर जो कम से कम 5 हो सकते हैं, अधिकतम इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ये 3 मुख्य कंपोनेंट, 3 मुख्य घटक मिलकर आपकी एफपीसी का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार, सरल भाषा में समझें, जिस प्रकार एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं, और ग्राम प्रधान के साथ उनकी सहायता के लिए पंचायत सदस्य जिसे कहते हैं, और उसके साथ ग्राम सभा होती है जो जनरल बॉडी होती है। इसी तरह से मिलकर एक ग्राम पंचायत बनती है। ठीक उसी तरह ही एफपीसी या एफपीओ का भी संरचना होती है। क्योंकि हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से भी कार्य किया जाता है। इसके अलावा एक सीईओ का भी चयन नियुक्ति की जाती है। वो सीईओ उस एफपीओ में उत्पादित हो रहे उत्पादों की देखरेख करता है, उसकी भंडारण की देखरेख करता है, बेचे जा रहे उत्पादों को कहाँ बेचा जा रहा है इसकी भी देखरेख करता है, और फाइनेंस को भी देखरेख करता है। तो यानी ये पूरी चीजों को मैनेज करने का काम करता है। अब उसके बाद आप यदि कोई ऐसा एफपीओ बना रहे हैं जो उत्पादन से संबंधित है, तो वहां पे प्रोडक्शन यूनिट भी होगी, प्रोडक्शन यूनिट में इनपुट सप्लाई यूनिट भी होगी, स्टोरेज यूनिट भी होगी। तो इन सभी के लिए एक व्यक्ति को ऐसे नियुक्त करना होता है जो इन सभी चीजों को देख के कार्यभार संभाल सके और उसकी रिपोर्ट सीईओ को देता रहे। इसके लिए आपको प्रोडक्शन ऑफिसर की नियुक्ति करनी होती है। अब प्रोडक्शन ऑफिसर ने प्रोडक्ट को उत्पादित कर लिया, उसको मार्केट में बेचने का, मार्केट लिंकेज का काम एक ऐसे व्यक्ति को देना होता है जो बहुत ही कार्यकुशल हो, मार्केटिंग स्किल्स में अच्छी हो। तो उसके लिए एक मार्केटिंग इंचार्ज की नियुक्ति करनी होती है जो मार्केट से लिंकेज बनाए रखे, अपने प्रोडक्ट को अच्छे दाम पर बेच सके, मुनाफे को ला सके। इसके साथ साथ इन सभी के अलावा एफपीसी या एफपीओ का जो बजट होता है उसको सही तरीके से प्रयोग कर सके, उसकी देखरेख कर सके। इसके लिए फाइनेंशियल यूनिट की भी स्थापना करनी होती है, जिसमें एक अकाउंटेंट की नियुक्ति करनी होती है जो समय समय पर बही खातों को मेंटेन करता रहे, जिससे कि एफपीसी एफपीओ में व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक अवधारणा आ सके और एक ट्रांसपेरेंसी सबके बीच रहे कि हमारा बजट इतना था, हमने इस मदों में इतना खर्चा किया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। बात करते हैं कि प्रशासनिक कार्यशैली कैसी होती है। एक एफपीओ की प्रशासनिक कार्यशैली इस प्रकार होती है कि हर एफपीओ में हर 2 महीने में जो सीईओ होता है या डायरेक्टर होता है वो एजीएम मीटिंग को बुलाता है। उस एजीएम मीटिंग में प्रमुख एजेंडा को रखा जाता है। उस प्रमुख एजेंडा को रखने के बाद उस पर विचार विमर्श किया जाता है। यदि कोई रिजोल्यूशन, कोई ऐसी चीज पास करनी होती है, वो उस मीटिंग में चर्चा की जाती है, जिसमें से सभी बीओडी रहते हैं, मुख्य शेयर होल्डर रहते हैं, उन सभी को बुलाकर एक मीटिंग की जाती है, जिससे कि एफपीओ का क्या कार्य कर रही है, क्या उसका विजन है, क्या उसकी कार्य योजना है, ये सभी उस एजेंडा मीटिंग में, उस एजीएम मीटिंग में निर्धारित होता है। इसका एक बाकायदा रजिस्टर बनाना चाहिए, उस रजिस्टर में उसके एजेंडा को लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या कार्य हुए उसके मिनट्स बनाने चाहिए। मिनट्स बनाने के बाद सभी से हस्ताक्षर करके
ये पूरा दस्तावेजों का संकलन किया जाना चाहिए, जिसे रजिस्टर मीटिंग या एजेंडा रजिस्टर के नाम से रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। जब भी कोई जांच आती है तो सबसे पहले आपकी एफपीसी एफपीओ कैसा कार्य कर रही है, इसका आकलन इसी रजिस्टर से किया जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई एवं जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई की। देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एफपीओ या एफपीसी एक कंपनी जैसा ही सेटअप होता है। इसमें समय समय पर जो भी इसके डायरेक्टर होते हैं या सीईओ होते हैं, उनको समय समय प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, ताकि कोई नया अपडेट आए तो उनको सबसे पहले वहां पर प्रशिक्षित किया जा सके। इसके लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई बनाई गई, जो राज्य स्तर पर एफपीओ के सफल संचालन, नीतिगत क्रियान्वयन व प्रशिक्षण इत्यादि के लिए जिम्मेदार होती है। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वो कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं, ये जिन्हें एपीसी भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ हर एक जिले में एफपीओ के सफल संचालन, नीतिगत क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई होती है, जिसके मुखिया उस जिले के जिलाधीश महोदय होते हैं और इनके जो सचिव होते हैं वो डीडीएजी, जो उप कृषि निदेशक साहब होते हैं, वो होते हैं। ये इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो एफपीओ हमारे जिले में संचालित हो रही है उनका सफल संचालन हो सके, समय पर सीईओ एवं डायरेक्टर को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, यदि कोई नई अपडेट आई है तो उसके साथ साथ उनको जो है सबसे पहले प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ साथियों, हर एक एफपीओ के साथ एक मेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कृषि विभाग का तकनीकी अधिकारी होता है, तकनीकी व्यक्ति होता है। जो मेंटर होते हैं वो कोई भी ऐसी चीज जो उस विभाग में एफपीओ से संबंधित होती है उसकी सूचना सबसे पहले मेंटर उस एफपीओ को जाकर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होता है जो एफपीओ को विभागों की तरफ से मिलता है। इसके साथ साथ किसानों में बात करना चाहता हूँ एफपीओ शक्ति पोर्टल की। एफपीओ शक्ति पोर्टल एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर सभी एफपीओ का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस पर उनका अपना पंजीकरण करना होता है, अलग से पंजीकरण करना होता है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। ये आपकी डिजिटल पहचान है। उस पंजीकरण करवाने के बाद आपको कोई भी व्यक्ति आपके एफपीओ को देख सकता है कि आपका एफपीओ कहाँ पर है, कौन इसके डायरेक्टर हैं, किस किस क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इससे आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलती है, क्योंकि आज का दौर डिजिटल युग है। जब तक आप डिजिटल रूप से नहीं आएंगे तो अपने को नहीं स्केल कर पाएंगे, अपनी चीजों को और अच्छे तरीके से और अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि आप जो भी एफपीओ का निर्माण करें, उसका संचालन यदि कर रहे हैं तो एफपीओ शक्ति पोर्टल पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। बात करते हैं कि यदि आपको ने एक एफपीओ बनाया है, यदि आप बनाने वाले हैं और कृषि विभाग में उस योजना का, किसी योजनाओं का लाभ लेते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं जो कृषि विभाग एफपीओ को प्राथमिकता से प्रदान करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने कृषि विभाग, अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा। उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आप ले लीजिए, एमओए एओए ले लीजिए, उसके साथ एक डायरेक्टर का पैन और आधार कार्ड ले लें। एफपीओ का करंट अकाउंट जो पंजीकरण के समय ही बनवाया जाता है, उस करंट अकाउंट को ले लीजिए। और दसों जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस 5 मेंबर, उन सभी का आधार, पैन, खतौनी लेकर आप कृषि विभाग में चले जाएं। वहां पर आपके एफपीओ के लिए एक कृषि विभाग का पंजीकरण संख्या अलॉट की जाएगी। उस पंजीकरण संख्या जब आपको मिल जाए, उसके बाद आप कोई भी ऐसी योजना आती है जो हमारे विभागों में समय समय पर जो दर्शन पोर्टल के माध्यम से योजनाएं संचालित की जाती हैं, उस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि फार्म मशीनरी बैंक हो गया, जो अलग से एफपीओ के लिए आता है, और कस्टम हायरिंग सेंटर हो गए जिसमें कि तमाम तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है, उन सभी की स्थापना आप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चयनित इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज यानी कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम, जैसे नाबार्ड हो गया, एसएफएसी हो गया, एनसीडीसी को हो गया, इन सभी के माध्यम से जो एफपीओ गठित किए जाते हैं या जो गठित किए जाते रहे हैं, उनमें 3 वर्षों में 18 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें व्यावसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए, आप व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए नाबार्ड की तरफ से लोन लेने की भी बिल्कुल सुविधा, आपको 2 करोड़ रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा एफपीओ को नियमानुसार कृषि विभाग द्वारा खाद, उर्वरक
के लाइसेंस मिल सकते हैं, बीज के लाइसेंस मिल सकते हैं, पेस्टिसाइड के लाइसेंस भी मिल सकते हैं। तो ये एफपीओ के माध्यम से आप खाद, बीज, उर्वरक के लाइसेंस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि योजना के अंतर्गत बीज विधायक संयंत्र, यदि आपका एफपीओ बीज विधायन सीड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है तो दृष्टि योजना के अंतर्गत आप सीड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना एवं स्टोरेज की स्थापना के लिए 60 लाख रुपए तक का सब्सिडी आपके लिए स्वीकृत किया जा सकता है। एफपीओ द्वारा उत्पादित जो बीज होते हैं, जो आप एफपीओ द्वारा उत्पादित करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसका क्रय उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम आपका बीजों का स्पॉन्सर करेगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, उसके विपणन के लिए भी कुछ हद तक जिम्मेदार होगा। इसके बाद एफपीओ को उनके उत्पादों, प्रसंस्करण इत्यादि के निर्यात करने पर भी मंडी शुल्क, विकास शुल्क, प्रयोक्ता शुल्क इत्यादि में छूट प्रदान की जाएगी। आप एपीडा के माध्यम से अपने एफपीओ में उत्पादित हो रहे उत्पादों को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करके एक अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ एमएसपी पर धान, गेहूं के क्रय केंद्रों की स्थापना भी भारत के कुछ हिस्सों में एफपीओ के माध्यम से की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में एफपीओ के माध्यम से ही विभिन्न विभागों की योजनाओं का संचालन किया जाएगा। तो आज एफपीओ लग रहा है कि कठिन चीज है, लेकिन यदि आप आज एक एफपीओ बनाकर उसका सफल संचालन करते हैं तो भविष्य में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें आपके एफपीओ के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि एक अच्छे एफपीओ का निर्माण करें। एफपीओ का निर्माण इसलिए ना करें कि हमें अमुक लाभ मिल जाए, हमें अमुक कोई सब्सिडी मिल जाए या 18 लाख रुपए मिल जाए बैंक से, तो ये इस चीज के लिए निर्माण ना करें। क्योंकि जब आप एक अच्छे एफपीओ को चलाएंगे ना, तो ये सब चीजें बहुत छोटी नजर आएंगी। उसका फायदा इतना अधिक है, इतना बड़ा है कि जो ये छोटी योजनाएं हैं, 18 लाख रुपए की योजना या फार्म मशीनरी बैंक की योजना, ये बहुत छोटी नजर आएंगी, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान होगी। तो इसीलिए एक अच्छे एफपीओ का निर्माण करें, मन से करें, पूरी तल्लीनता के साथ करें, इस प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके प्रशिक्षण समय समय पर रहमान खेड़ा में जो कृषि प्रशिक्षण इकाई है वहां पर आप जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जिला के जो मैंने बताया जिला परियोजना प्रबंधन इकाई है, वहां पर आप इसके एफपीओ के बारे में जानकारी हमने आपको दी। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में मैंने कई वीडियो को खंगाला, बहुत सारी रिसर्च की और इतनी जानकारी आपको एक बार में एक जगह मिली। तो इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको एफपीओ के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। मैंने हर चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है और इस चीज़ों को यदि आप साथ करके एफपीओ का निर्माण करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया कृषि योजना चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।